जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं संविधान के भाग नंबर 3, जिसका नाम है मौलिक अधिकार। अंग्रेजी में कहा जाता है फंडामेंटल राइट के नाम से जाना जाता है। चलिए समझते हैं इसको बिल्कुल गांव देहात की भाषा में। सबसे पहले हेडिंग देखते हैं। भारतीय संविधान का भाग। आप लोगों को बताएं कि एक भाग में बहुत से आर्टिकल होते हैं, तो चलिए समझते हैं इसी को। सबसे पहले भाग 3 का क्या नाम है उसको समझते हैं। इसका नाम है मौलिक अधिकार के नाम से जाना जाता है, फंडामेंटल राइट्स के नाम से जाना जाता है। भाग 3 का नाम है मौलिक अधिकार, अंग्रेजी में फंडामेंटल राइट्स के नाम से जाना जाता है। इसमें आर्टिकल देखिए कहाँ से कहाँ तक देखने को मिलता है, तो लगाइएगा आर्टिकल, अंग्रेजी में आर्टिकल, हिंदी में अनुच्छेद देखने को मिलता है। 12 से 35 तक इसमें आर्टिकल देखने को मिलता है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि मौलिक अधिकार क्या होता है, जिसको अंग्रेजी में फंडामेंटल राइट बोलते हैं, उसको समझते हैं। सबसे पहले देखिए मौलिक अधिकार क्या होता है। देखिए मौलिक अधिकार वो हक या अंग्रेजी में राइट्स हैं जो हर नागरिक को जन्म से मिलता है और जिन्हें कोई भी सरकार, जितने भी सरकार हैं, इस मौलिक अधिकार कोई भी व्यक्ति को जन्म से मिलता है और कोई भी सरकार इसे छीन नहीं सकती। जितने भी सरकार है, राज्य सरकार या केंद्र सरकार, कोई भी सरकार आ जाए, हमारे मौलिक अधिकार को छीन नहीं सकती है। ये होता है मौलिक अधिकार। अब चलिए समझते हैं कि मानवाधिकार क्या होता है। इसी से मिलता जुलता होता है मानवाधिकार। देखिए हेडिंग मानवाधिकार। देखिए मानवाधिकार क्या होता है। ऐसा अधिकार जो मानव होने, जैसे ही आपका जन्म मानव के रूप में होता है, तो मानव के रूप में होता है, वैसे ही आपको मानवाधिकार मिल जाता है। ऐसे अधिकार जो मानव होने के नाते प्राप्त है, ऐसे अधिकार को मानवाधिकार कहते हैं। मानवाधिकार का मतलब समझ जाइए, आपका जन्म अगर मानव के रूप में हुआ है, मानवाधिकार मिल जाता है। तो चलिए देखते हैं कि मानवाधिकार की रक्षा कौन करता है। तो लगाइएगा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग इसकी रक्षा करता है, मानवाधिकार की रक्षा करता है। अब चलिए समझते हैं अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग दिवस कब मनाया गया, मतलब सबसे पहली बार इसकी घोषणा कब किया गया कि अब मानवाधिकार दिवस मनाया जाएगा। तो लगाइएगा 10 दिसंबर 1948 से शुरू हुआ, तब से मतलब 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। तो चलिए और कुछ बेसिक जानकारी जान लेते हैं, उसके बाद शुरू करेंगे आर्टिकल। तो चलिए अब समझते हैं, अगर पूछेगा कि मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है, चलिए उसको समझते हैं। तो देखिए जब संविधान बन रहा था तो जितने भी देश हैं, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, जितने भी देश हैं, सब देश के संविधान को पहले अध्ययन किया गया और उन देशों के संविधान को देखा गया और उन देशों के संविधान में जो भी चीज़ें अच्छी लगी वहाँ से ले लिया गया। क्योंकि भारत में पहले संविधान बना नहीं था, इसलिए ऐसा किया गया। इसीलिए दूसरे देश को संविधान को देखकर ऐसा किया गया, संविधान बनाया गया। तो चलिए अब समझते हैं कि मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है, उसको समझते हैं। तो चलिए अब समझते हैं, अगर पूछेगा कि मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है, तो लगाइएगा अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उसके बाद संविधान के भाग जो 3 है उसका नाम है मौलिक अधिकार। इसको भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। मैग्ना कार्टा का मतलब समझिए, ब्रिटेन में एक राजा थे, वहाँ के लोगों को इन्होंने कुछ मौलिक अधिकार दिया, तो लोगों ने इनको एक नाम दिया, मैग्ना कार्टा नाम दिया, मैग्ना कार्टा नाम दिया, इसलिए इसे मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। अब चलिए समझते हैं। अब मौलिक अधिकार न्यायालय में परिवर्तनीय है। अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो आप आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं और न्यायालय में जा सकते हैं और कह सकते हैं कि देखिए मेरे मौलिक अधिकार का हनन होगा। तो न्यायालय क्या करेगा, न्यायालय इसे लागू कराएगा। न्यायालय का काम है लागू कराना। न्यायालय क्या करेगा, आपके मौलिक अधिकार जो हनन हो रहा है उसको लागू कराएगा। अब चलिए देखते हैं कि इसकी मांग कब से शुरू हुई। जो मौलिक अधिकार है, मूल अधिकार की मांग 1931 में, मूल अधिकार की मांग 1931 में हुआ। अधिवेशन पूछेगा तो लगाएगा कराची अधिवेशन हुआ 1931 में। अध्यक्ष कौन थे, तो सरदार पटेल। और प्रारूप किसने तैयार किया, तो लगाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब चलिए समझते हैं जो मौलिक अधिकार है, यह 7 पहले मौलिक अधिकार था। देखिए मौलिक अधिकार 26 जनवरी 1950 जब संविधान लागू हुआ इस दिन, तो तब 7 मौलिक अधिकार थे, 7 मौलिक अधिकार थे। वर्तमान इस समय 6 मौलिक अधिकार हैं। पहले 7 थे, अब 6 मौलिक अधिकार हैं। तो मानिए 7 थे तो 6 हैं, तो इसको एक को तो हटाया गया। तो पूछेगा कि किसको हटाया गया, तो लगेगा संपत्ति का अधिकार पहले एक मौलिक अधिकार था, इसको हटाएगा 44वां संविधान संशोधन 1978 में इसे हटाया गया और आर्टिकल 300A में इसे जोड़ दिया गया। तो चलिए अब समझते हैं, अब शुरू करते हैं आर्टिकल। अब चलिए शुरू करते हैं आर्टिकल 12, देखते हैं क्या कहता है। देखिए सबसे पहले हेडिंग
आर्टिकल हिंदी में अनुच्छेद के नाम से जाना जाता है। 12 क्या कहता है इसको समझते हैं। इस 12 में लिखा है राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा का मतलब समझिए, यहाँ राज्य की परिभाषा का मतलब जैसे राज्य होता है यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, ये जितने भी राज्य हुआ इससे मतलब नहीं होता है। यहाँ पर राज्य की परिभाषा का मतलब होता है, देखिए, नॉट यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश एक्सेट्रा, यह राज्य की परिभाषा में नहीं रखा जाएगा। आर्टिकल 12 में ये कहता है कि ये राज्य की परिभाषा में नहीं रखा जाएगा। तो फिर क्या राज्य की परिभाषा में रखा जाएगा? देखिए, राज्य की परिभाषा में रखा जाएगा भारत सरकार, जो भारत सरकार है उसको, और भारत सरकार और संसद जितने भी नियम कानून बनाएंगे, भारत सरकार और संसद दोनों राज्य की परिभाषा में रखा जाएगा। उसके बाद देखिए, राज्य सरकार और विधानमंडल ये दोनों मिलकर कानून बनाते हैं, इनको राज्य की परिभाषा में रखा जाएगा। और चौथा, और कोई भी संस्था जो सरकार के अधीन और सरकार के नियंत्रण में है उसे राज्य की परिभाषा में रखते हैं। राज्य की परिभाषा का मतलब होता है नॉट यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, ये नहीं होता है। राज्य की परिभाषा का मतलब होता है वो संस्था जो सरकार के अधीन में है या सरकार के नियंत्रण में है, उसी को बोलते हैं राज्य की परिभाषा में रखते हैं। तो अगर इसमें से कोई भी संस्था आपके मौलिक अधिकार का हनन करती है तो आप आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं। अब चलिए समझते हैं आर्टिकल 13 क्या कहता है। देखिए, आर्टिकल 13 हिंदी में अनुच्छेद 13 क्या कहता है, सरकार या संसद और राज्य सरकार कोई ऐसी कानून नहीं बनाएगी जिससे किसी भी व्यक्ति का मौलिक अधिकार जो है इसका हनन हो। मतलब ऐसा कोई कानून न बना दिया जाए जिससे व्यक्तियों के मौलिक अधिकार जो मिला है उसका हनन हो। मान लीजिए कोई सरकार नियम बनाकर ला दी कि इसमें बस सिर्फ एक जाति के लोग ही काम करेंगे, दूसरे जाति के लोग उसमें नहीं काम कर सकते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, उस नियम को रद्द कर देगा। यही कहता है आर्टिकल 13। सरकार या संसद कोई ऐसे, या राज्य सरकार, राज्य में नियम बनाता है राज्य सरकार, और ऐसे कानून नहीं बनाएगी जिसमें किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन हो। अगर ऐसा हुआ तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, उस कानून को रद्द कर देगा, या फिर स्ट्राइक डाउन कर देगा, मतलब उसको रद्द कर देगा या शून्य के बराबर कर देगा। तो चलिए अब समझते हैं आर्टिकल 14। अब जितने भी आर्टिकल देखने को मिलते हैं या पेयर में मिलेंगे, पेयर का मतलब समझ जाइए जोड़ा में देखने को मिलते हैं, इसको समझते हैं। तो चलिए अब समझते हैं और देखते हैं अब जितने भी आर्टिकल हमें देखने को मिलते हैं वो सब पेयर में देखने को मिलते हैं। तो चलिए अब समझते हैं कि 6 कौन कौन से मौलिक अधिकार थे उसको समझते हैं। देखिए, सबसे पहले मौलिक अधिकार, शुरुआत में 7 मौलिक अधिकार था लेकिन वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। पहला, समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी के नाम से जाना जाता है। पूछेगा आर्टिकल कितने तक है तो लगाएगा 14 से 18 तक आर्टिकल दिया है। दूसरा देखिए, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल पूछेगा तो 19 से 22 तक आर्टिकल दिया हुआ है, राइट टू फ्रीडम के नाम से जाना जाता है। तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट टू एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल पूछेगा तो लगेगा 23 और 24 दिया है। अब चलिए चौथा समझते हैं, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के नाम से जाना जाता है। आर्टिकल पूछेगा तो लगेगा 25 से 28 तक आर्टिकल दिया हुआ है। अब चलिए 5वां नंबर समझते हैं, सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स के नाम से जाना जाता है। अगर पूछेगा आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है तो लगाएगा 29 से 30 तक आर्टिकल दिया हुआ है। और अब चलिए लास्ट समझते हैं, लास्ट 6वां समझते हैं, संवैधानिक उपचार का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रिमेडी के नाम से जाना जाता है। आर्टिकल इसमें 32 दिया हुआ है। जो आर्टिकल 32 है इसको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान का आत्मा कहा है। और कुछ भी आर्टिकल इसमें देखने को मिलता है, आर्टिकल 33 से 35 तक इसमें कुछ विशेष प्रावधान देखने को मिलता है, दिया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करेंगे हम, और आज देखेंगे समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी को आज देखेंगे। आर्टिकल आज देखेंगे 14 से 18 तक, सबसे पहले इसको हम समझेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं आर्टिकल 14, इसको समझते हैं यह क्या कहता है। देखिए, जो आर्टिकल 14 यह पेयर में शुरू होता है, पेयर में शुरू होगा 14 से 18 तक, जिसका नाम है समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी के नाम से जाना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आर्टिकल 14, इसको समझते हैं। देखिए, आर्टिकल 14 क्या कहता है, विधि के समक्ष समानता, विधि के समान संरक्षण, मतलब विधि के समान समानता का मतलब समझिए कानून के सामने सब कोई बराबर है, और विधि के समान संरक्षण, कानून सबको समान सुरक्षा देगा। देखिए, नेता हो या आम आदमी सब कानून के नज़र में बराबर हैं, कोई भी आदमी बड़ा छोटा नहीं है, सब कानून के नज़र में बराबर हैं। देखिए कहता क्या है, इक्वल बिफोर लॉ, सब बराबर हैं, कानून के नज़र में सब बराबर हैं। और दूसरा, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कानून सबको समान सुरक्षा देता है। जैसे एक नेता को देगा सेम वैसे ही एक आम आदमी को भी सुरक्षा देगा, कोई भी भेदभाव इसमें नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 14 यही
कहता है। अब चलिए समझते हैं आर्टिकल 15 क्या कहता है। देखिए आर्टिकल 15 का होता है 5 आधारों पर राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। वो 5 बातें क्या क्या है, 5 आधारों क्या क्या है उसको समझते हैं। पहला, जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। दूसरा, धर्म के आधार पर धर्म। और तीसरा, लिंग। और चौथा, मूल वंश। और पांचवा, जन्म स्थान के आधार पर राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। जाति का मतलब समझ जाइए, कोई मान लीजिए कोई भी व्यक्ति कोई किसी जाति का धर्म है, जैसे मान लीजिए दलितों के साथ बहुत से अत्याचार होता है, तो दलितों के साथ कोई भेदभाव न किया जाए, ऐसा होगा कानून अपराध है। धर्म, मुस्लिम धर्म हो गया, ईसाई धर्म हो गया, बौद्ध धर्म हो गया, मतलब आदि जितने भी धर्म हैं उनके साथ कोई भेदभाव न किया जाए। लिंग के ऊपर कोई भेदभाव न किया जाए, ये महिला है पुरुष है थर्ड जेंडर ऐसा भेदभाव नहीं किया जाए। और मूल वंश, मूल वंश का मतलब समझिए किसी भी मूल वंश के मतलब किसी के भी वंशज हो। और जन्म स्थान का मतलब कहीं से भी आता हो जन्म स्थान, उसके आधार पर इन 5 आधारों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसमें भी एक्सेप्शन दिया है। आर्टिकल 15(3) में लिखा है, एक्सेप्शन अपवाद दिया है कि संविधान ने कुछ सकारात्मक भेदभाव कर सकता है। जो संविधान है वह कुछ सकारात्मक भेदभाव पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है, जिसको अंग्रेजी में पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के नाम से जाना जाता है, अनुमति दे सकता है। जैसे महिलाओं और बच्चों को कुछ विशेष कानून बनाकर इन्हें पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन दिया जाता है। जैसे ST SC OBC को भी कुछ कानून बनाकर पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन मतलब दिया जाता है, सकारात्मक भेदभाव किया जाता है। तो चलिए अब समझते हैं कि आर्टिकल 16 क्या कहता है, उसको समझते हैं। तो चलिए अब समझते हैं आर्टिकल नंबर 16 क्या कहता है, इसको समझते हैं। देखिए सबसे पहले आर्टिकल 16 हिंदी में अनुच्छेद 16 के नाम से जाना जाता है। इसका नाम क्या है? सरकारी नौकरियों में 7 आधारों पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। 7 आधारों पर सरकारी नौकरी में किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 यही कहता है। पहला कौन कौन सा आधार है? 7। पहला, जाति के आधार पर कोई भी जाति का लोग है सरकारी नौकरी में फार्म भर सकता है, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। धर्म के आधार पर किसी भी धर्म का हो भेदभाव नहीं किया जाएगा, फार्म भर सकता है। लिंग, किसी भी लिंग का हो फार्म भर सकता है, भेदभाव नहीं होगा। वंश क्रम, किसी भी वंश का हो भेदभाव नहीं होगा। जन्म स्थान, जन्म स्थान कहीं भी जन्म हुआ हो, भारत में हुआ होगा, भारत में कहीं उसके साथ स्थान पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। वंश क्रम मतलब किसी का भी वंश जो उसके आधार पर नहीं भेदभाव नहीं किया जाएगा। और निवास स्थान, निवास स्थान मतलब समझिए कहीं भी पूरे देश में कहीं भी हो, निवास के स्थान पर उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। मतलब सरकारी नौकरी में 7 आधारों पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। ऐसा करना कानूनन अपराध है। मान लीजिए कोई भी सरकारी जितनी भी नौकरी आती हुई ऐसा भेदभाव 7 आधारों पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है। अब चलिए समझते हैं आर्टिकल 16(4) क्या कहता है। सरकारी नौकरी में आरक्षण, जो रिजर्वेशन मिलता है, सरकारी नौकरी में रिजर्वेशन मिलता है। आर्टिकल 16(4) के माध्यम से सरकारी नौकरी में आरक्षण मिलता है। यह क्या है? आरक्षण क्या है? यह क्या है? पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, सकारात्मक भेदभाव है, ना कि नकारात्मक, मतलब सकारात्मक भेदभाव है। आर्टिकल 16(4) के माध्यम से दिया जाता है सरकारी नौकरी में आरक्षण। अब चलिए समझते हैं आर्टिकल 17 क्या कहता है। आर्टिकल 17 देखिए क्या कहता है। अस्पृश्यता मतलब अनटचेबिलिटी, मतलब हिंदी में कहा जाता है छुआछूत का अंत। किसी भी व्यक्ति के साथ छुआछूत न किया जाए, ऐसा करना मतलब इसको रोकना बहुत जरूरी है और करना अपराध है। छुआछूत अपराध माना जाएगा, छुआछूत अपराध माना जाएगा। किसी भी व्यक्ति के साथ या किसी भी जाति धर्म या लोग के साथ भी छुआछूत किया जा रहा है तो ऐसा करना अपराध माना जाएगा। और दूसरा, इसे बढ़ावा देने वाला व्यक्ति जो भी व्यक्ति होगा वो अपराधी होगा। इसको बढ़ावा नहीं देना है, इसको समाप्त करना है। कौन कहता है? आर्टिकल 17। और उसके बाद तीसरा, इसको अम्बेडकरवादी आर्टिकल के नाम से जाना जाता है। आर्टिकल जो 17 है इसको अम्बेडकरवादी आर्टिकल के नाम से जाना जाता है। तो आप लोग समझिए केवल कानून किताबों में लिखने से नहीं हो जाएगा, इसको रोकने के लिए कुछ नियम कानून भी लिखना पड़ता है, लागू करना पड़ता है। तो चलिए समझते हैं कि इसको रोकने के लिए कौन कौन सा नियम कानून है, उसके बाद समझेंगे आर्टिकल 18 क्या कहता है। तो अब चलिए समझते हैं कि आर्टिकल 17 में लिखा है छुआछूत का अंत। लेकिन आप लोग समझिए केवल किताबों में लिखने से ऐसा नहीं हो जाएगा, उसका अंत नहीं हो जाएगा। उसको ख़त्म करने के लिए कुछ नियम कानून बनाना पड़ेगा तब खत्म होगा। तो देखिए क्या हुआ, एक नियम कानून बना जिसका नाम है प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 में। इसका शॉर्ट फॉर्म है PCR के नाम से जाना जाता है, या फिर इसको अनटचेबिलिटी डिफेंस एक्ट 1955 के नाम से जाना जाता है। जो छुआछूत हो रहा था उसको रोकने के लिए यह कानून लाया गया। इसमें कानून लाया गया, अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसको सजा का प्रावधान है, सजा उसको मिलेगा। अब चलिए देखते हैं, दूसरा देखते हैं, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसाइड्स एक्ट 1989, या इसी को बोला जाता है ST SC एक्ट 1989, या फिर एक और नाम है POA एक्ट 1989 के नाम से जाना जाता है। देखिए क्या हुआ, देश में दलितों और आदिवासियों के साथ बहुत से अत्याचार होने लगा, तो उसको रोकने के लिए एक कानून लाया गया जिसका नाम है ST SC एक्ट के नाम से जाना जाता है। 1989 में आया। गाँव देहात की भाषा
भाषा में इसको हरिजन एक्ट के नाम से जाना जाता है, लेकिन ऐसा मत कहिए। सबसे अच्छा कहने का तरीका है ST/SC एक्ट कहिए या POA एक्ट के नाम से जाना जाता है, यह कहिए। तो चलिए अब समझते हैं कि आर्टिकल 18 क्या कहता है। आर्टिकल 18 कहता है उपाधियों का अंत। उपाधि का मतलब समझ लीजिए, हम जो भी उपाधि लगाते हैं, जैसे हम लगा लेते हैं डॉक्टर की उपाधि, वकील की उपाधि, सेना की उपाधि, शिक्षा की, जितने भी उपाधि अपने नाम के आगे लगा लेते हैं, इसी को बोला कहा है कि उपाधियों का अंत। आप किसी भी जाति धर्म की उपाधि मतलब नहीं लगा सकते हैं। उपाधि का अंत मतलब किया गया है। विदेशी उपाधि धारण नहीं कर सकते। मान लीजिए विदेश में कोई सरकार कोई आपको उपाधि दे दिया, तो आप उसको अपने नाम के आगे उपयोग नहीं कर सकते हैं। अगर आपको उसको अपने नाम के आगे उपयोग करना है तो आपको सबसे पहले राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ेगी। अगर राष्ट्रपति अनुमति दे देंगे, आप अपने नाम के आगे उस उपाधि का नाम रख सकते हैं। लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शन अपवाद है, जैसे डॉक्टर की उपाधि लगा सकते हैं, सेना की उपाधि लगा सकते हैं, शिक्षा संबंधी जितने भी उपाधि हैं इन सबको लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये था समानता का अधिकार। कल के वीडियो हम समझेंगे राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 से 22 तक है। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।